दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कलक बाग वाटिका के नामकरण समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने बच्चों और परिवारों के लिए सुरक्षित व स्वस्थ वातावरण बनाने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने बच्चों के कल्याण के लिए अपने समर्थन का आश्वासन दिया। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर आयोजित जनजातीय सहभागिता महोत्सव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वागत और अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में जनजातीय संस्कृति, कला और परंपराओं को प्रदर्शित किया गया। ऐसे में मुख्यमंत्री ने जनजातीय विकास और उनके कल्याण पर जोर देते हुए समाज में समावेशिता बढ़ाने की बात कही। जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने बताया कि 2010 से बेहतर परिणाम की पूरी संभावना और एनडीए फिर सत्ता में आएगा। ऐसे में उन्होंने नीतीश कुमार की ऐतिहासिक जीत की संभावना जताई और विपक्ष को आगामी चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत रखने की चेतावनी दी। दिल्ली ब्लास्ट मामले में उन्होंने इसे बड़ी साजिश बताया और जांच प्रगति पर अपडेट दिया। जम्मू कश्मीर में दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन पर हुए विस्फोट के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रमुख चौराहों, बाजारों और संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने कड़े कदम उठाए हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार चुनाव पर बताया कि अखिलेश यादव, लालू यादव, तेजस्वी यादव या राहुल गांधी के लिए कोई क्यों वोट करेगा। उन्होंने लालू यादव पर भ्रष्टाचार और परिवार के लिए ही जीवन जीने का आरोप लगाया। मंत्री ने बताया कि जनता ने विकास के लिए मोदी नीतीश के नेतृत्व में मतदान किया और 2010 के 206 सीटों से भी अधिक जीत सुनिश्चित करेंगे। आप सांसद संजय सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव पर बताया कि 14 नवंबर को परिणाम आएंगे। उन्होंने दावा किया कि चुनाव में 80 लाख वोट चोरी हुए हैं और लाखों मतदाताओं का अधिकार छीना गया है। चुनाव से पहले मृतकों और गैर मौजूद लोगों के नाम पर फॉर्म भरे गए। उन्होंने इसे मोदी और भाजपा से जोड़ते हुए परिणामों पर असर होने की बात कही। पटना में बिहार चुनाव पर राज्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि एग्जिट पोल में कुछ छिपा नहीं है और परिणाम आने के बाद भी एनडीए की जीत आश्चर्यजनक नहीं होगी। उन्होंने बताया कि नीतीश कुमार के खिलाफ कोई आवाज नहीं है। जेडीयू कार्यालय के बाहर पोस्टर पर बताया कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता सत्ता में रहते समय और बढ़ी है। बिहार चुनाव पर सीपीआई कार्यकारी सदस्य सीएच बाबू ने बताया कि एग्जिट पोल की भविष्यवाणियां पहले भी गलत साबित हुई हैं, इसलिए हमें परिणामों का इंतजार करना चाहिए। उन्होंने जनता से संयम रखने और निष्कर्ष निकालने से पहले आधिकारिक मतगणना के परिणामों का इंतजार करने का आह्वान किया। लाल किला के पास हुए विस्फोट को आतंकवादी घटना करार देने पर कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा ने बताया कि यह हताशा के बाद की सबसे बड़ी आतंकवादी घटना। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि जब हमारी सेना पाकिस्तान में आतंकवादियों पर कार्रवाई कर रही थी तब सशस्त्र संघर्ष बंदी क्यों स्वीकार की गई। दिल्ली में वायु प्रदूषण और धूलकणों को कम करने के लिए एंटी स्मोक गन का इस्तेमाल किया जा रहा है। विज्ञान भवन इलाके सहित कई हिस्सों में सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। प्रदूषण नियंत्रण के तहत यह कार्रवाई दिल्ली सरकार और नगर निगम के संयुक्त अभियान का हिस्सा। परिवर्तन टीम ने समाजवादी पार्टी नेता गुलशन यादव की लगभग 4 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की संपत्ति प्रयागराज में जब्त की। कार्रवाई अवैध संपत्ति और आपराधिक गतिविधियों से जुड़ी जांच के तहत की गई। अधिकारियों के अनुसार आगे और संपत्तियों की जांच जारी है और मामले की विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही है। लाल किले के पास हुए धमाके को केंद्र सरकार ने आतंकी घटना करार दिया। बीजेपी नेता प्रतुल शाहदेव ने बताया कि सरकार और एजेंसियों की सतर्कता से बड़ा आतंकी हमला टल गया। हालांकि निर्दोष लोगों की मौत दुखद है। अधिकारियों ने 3600 किलो विस्फोटक बरामद किए जो देश भर में तबाही मचा सकते थे। पल्लिदम के वावीपलायम के पास परिम्बकुलम अलियार परियोजना नहर का एक हिस्सा टूट गया, जिससे आसपास के गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। कई सड़कों को नुकसान पहुंचा और बड़ी मात्रा में पानी बहकर बर्बाद हो गया। प्रशासन ने राहत और मरम्मत कार्य शुरू कर दिया है, जबकि ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले अहमदाबाद स्थित आरएसएस मुख्यालय हेडगेवार भवन पहुंचे, जहां उन्होंने वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि वह नर्मदा यात्रा के तहत नर्मदा जिले का भी दौरा करेंगे। सुरक्षा एजेंसियां पीएम के दौरे को लेकर सतर्कता बरत रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि उत्तराखंड व्यापार करने में आसानी में देश से पहले स्थान पर रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य की महिलाएं स्व सहायता समूह, स्टार्टअप्स और नवाचारों के माध्यम से शानदार काम कर रही हैं। उनके उत्पादों की बढ़ती मांग को देखते हुए सरकार ने हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड लॉन्च किया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश इंटरनेशनल स्कूल के 12वें वार्षिक समारोह में शिरकत की। कार्यक्रम में छात्रों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। मुख्यमंत्री ने बच्चों को मेहनत और अनुशासन के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया और शिक्षकों की भूमिका की सराहना की। समारोह में बड़ी संख्या में अभिभावक भी मौजूद रहे। वहीं समाजवादी पार्टी ने आरजेडी कार्यालय के बाहर गुड बाय अंकल लिखा पोस्टर लगाया। इस पोस्टर को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई। माना जा रहा है कि यह संदेश आरजेडी नेतृत्व को निशाना बनाते हुए लगाया गया। पुलिस और प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए रखे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सरकार को दोबारा खोलने वाले बिल पर हस्ताक्षर कर अमेरिका के सबसे लंबे शटडाउन का अंत किया। ट्रंप ने बोला कि देश पहले से बेहतर स्थिति में है। डेमोक्रेट्स के साथ यह एक अकाल्पनिक राजनीतिक संकट था। अब इस ऐतिहासिक बिल पर हस्ताक्षर करना और देश को फिर से काम पर लगाना गर्व की बात। अधिवक्ता रामशंकर शर्मा ने सांसद कंगना रनौत के खिलाफ किसानों और स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करने के आरोपों में याचिका दायर की। अदालत ने पुलिस रिपोर्ट मांगी, लेकिन कंगना की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। याचिका खारिज होने के बाद मामला पुनरीक्षण में भेजा गया और अब इस पर सुनवाई होगी। दिल्ली के तुर्कमान गेट के सामने स्थित फैज ए इलाही मस्जिद में कुछ युवकों के हंगामे से अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। इसमें बताया जा रहा है कि लाल किले में हुए विस्फोट के आरोपी इसी मस्जिद में नमाज अदा करने आए थे, जिसके बाद तनाव बढ़ गया। सीपीआई सांसद बिनोय विश्वम ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार पीएमश्री और समग्र शिक्षा केरल यानी एसएसके फंड को जोड़ने की कोशिश कर रही है। उन्होंने बताया कि एसएसके फंड राज्य का अधिकार और केंद्र को देना ही होगा। बिनोय ने सीपीएम नेता शिवनकुट्टी पर बीजेपी आरएसएस के एजेंडा का समर्थन करने का आरोप लगाया। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने बताया कि 2014 से पहले जब देश में लगातार धमाके हो रहे थे, तब क्या राष्ट्रपति प्रधानमंत्री विदेश जाते थे। इसी वजह से आज देश में शांति और स्थिरता बनी है। सुरक्षा एजेंसियों की यह बड़ी कार्रवाई विभिन्न संवेदनशील इलाकों में एक साथ की गई। ऐसे में जांच एजेंसियां सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही हैं। जेडीयू कार्यालय के बाहर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पोस्टर लगाया गया, जिस पर लिखा है कि टाइगर अभी जिंदा है। यह पोस्टर बिहार चुनाव परिणामों से पहले राजनीतिक हालात में चर्चा का विषय बना हुआ है। पार्टी कार्यकर्ता इसे नीतीश कुमार के नेतृत्व और एनडीए की मजबूती का प्रतीक बता रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया कि मतदाताओं ने अपना फैसला दे दिया है और अब वह ईवीएम में बंद हैं। ऐसे में जनता ने एनडीए सरकार को फिर से सत्ता में लाने का मन बना लिया है। अगर सरकार के खिलाफ माहौल होता है तो लोग इतने उत्साह से मतदान नहीं करते। चुनाव शांतिपूर्ण रहा है। सरकार के पक्ष में वोटिंग का संकेत। एनडीए की सरकार दोबारा बनने जा रही है। वहीं भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने बताया कि अब लोग क्रिकेट की बात करते हैं, तुलना नहीं करते। ये देखकर अच्छा लगता है। दर्शक संख्या बड़ी है, स्टेडियम खचाखच भरे रहते हैं। यह हम सभी के लिए गर्व का क्षण। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात पर उन्होंने बोला कि उन्होंने हमें स्कूल जाकर छात्रों को प्रेरित करने के लिए बताया। आज वह मौका पाकर मैं आभारी हूँ। यह मेरे लिए भावुक क्षण। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने बताया कि कल चुनाव आयोग द्वारा मतगणना की तारीख तय की गई। जनता का मूड साफ है, वह तेजस्वी यादव को सत्ता नहीं देने वाले। नीतीश कुमार और एनडीए को भारी बहुमत से जीत मिलेगी। हम इस विजय का जश्न मनाएंगे और बिहार के गौरव को बनाए रखेंगे। बिहार चुनाव पर कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर ने बताया कि अगले 24 घंटे में नतीजे और रुझान सामने आने लगेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार बनेगी। हम सभी राजनीतिक दलों से सतर्कता बनाए रखने की अपील करते हैं। हम पूरी तरह तैयार हैं और तेजस्वी यादव राज्य के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। नेपालपुर में बस के टायर फटने से तेज धमाके जैसी आवाज हुई, जिससे आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। हाल ही में लाल किला क्षेत्र में हुए भीषण धमाके के बाद यह घटना लोगों में और डर का कारण बनी। सोमवार शाम हुए इस विस्फोट में 13 लोगों की मौत हुई और कई घायल हुए। दिल्ली ब्लास्ट मामले में बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम के बयान की निंदा की। नकवी ने बताया कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि वर्षों तक शीर्ष पदों पर रहने वाले लोग ऐसे गैर गंभीर बयान दे रहे हैं। जब पूरा देश राष्ट्रीय सुरक्षा पर एकजुट है, तब कुछ लोग प्रायोजित प्रवक्ताओं की भूमिका निभा रहे हैं। तमिलनाडु के तंजावुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की और 750 से अधिक किलोग्राम नशीले पदार्थ जब्त किए हैं।
इस दौरान 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। एक दुकान से 136 किलोग्राम गांजा, 41 किलोग्राम कुल स्लीप और 170 किलोग्राम से अधिक अन्य मादक पदार्थ बरामद किए। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तूतुकुड़ी में सुबह से हो रही लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कई इलाकों में जल भराव से यातायात प्रभावित हुए और लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम और आपदा प्रबंधन विभाग ने सतर्कता बढ़ाई है और प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य जारी है। केरल के अल्लापुझा में अरुण थुरावुर एलिवेटेड हाईवे निर्माण के दौरान बड़ा हादसा हुआ। तड़के रात एक पिकअप वैन पर गर्डर गिरने से ड्राइवर राजेश, जो 48 साल के थे, उनकी मौत हो गई। हादसे के बाद पुलिस और दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे। हाईवे पर यातायात पूरी तरह रोक दिया गया और राहत कार्य जारी है। बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र देओल के घर के बाहर सड़क पर बैरिकेड्स लगा दिए गए और उनके बंगले के बाहर सुरक्षा गार्ड तैनात किए गए हैं। कैमूर में मोहनिया के मामादेव गांव के पास आज सुबह बड़ा सड़क हादसा हुआ। एक महिला की मौत हो गई जबकि 8 लोग घायल हो गए। हादसे में उत्साही लोगों ने मोहनिया आरा मुख्य मार्ग पर जाम लगा दिया। ऐसे में मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभाला और घायलों को अस्पताल भेजा। उप मुख्यमंत्री प्रवृत्ति परिदा ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर आयोजित एकता पद यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इसमें भाग लिया। ऐसे में उन्होंने बताया कि सांसद, महिला स्वयं सहायता समूह, समाज सेवी और छात्र प्रधानमंत्री के आह्वान पर शामिल हुए। यह पद यात्रा अखंड भारत के विजन के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए आयोजित की गई। तेलंगाना में बीजेपी अध्यक्ष एन रामचंद्र राव ने बताया कि यह विस्फोट राष्ट्रीय विरोधी ताकतों द्वारा किया गया आतंकवादी हमला है। ऐसे में उन्होंने जांच एजेंसियों की सराहना की है। इसमें उन्होंने जिन्होंने साजिश की उजागर की है। राव ने नागरिकों से सतर्क रहने और सोशल मीडिया पर सकारात्मक व्यवहार बनाए रखने का भी आह्वान किया ताकि दोषियों को कानून के तहत सजा मिल सके। बिहार चुनाव 2025 पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने बताया कि जनता पूरी तरह महागठबंधन की जीत में विश्वास रखती है। उनका कहना है कि तेजस्वी यादव अगले मुख्यमंत्री होंगे। तिवारी ने बताया कि एग्जिट पोल भी उनके पक्ष में है और कल परिणाम आने के बाद बिहार की जनता अपनी जीत का जश्न मनाएगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने बिहार चुनाव पर बताया कि सरकार और भाजपा समर्थित एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं। उन्होंने जनता की वोटों पर विश्वास जताया और महागठबंधन की बड़ी जीत की उम्मीद व्यक्त की। राजपूत ने स्पष्ट किया कि परिणामों का इंतजार और जनता के फैसले को सर्वोपरि माना जाएगा। पॉक्सो न्यायालय ने जॉन मिल्टन रात्रि को नाबालिग लड़की को 3 महीने तक बंधक बनाकर शादी करने का झांसा देकर यौन शोषण के जुर्म में 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई। आरोपी को पीड़िता के पिता की शिकायत पर पलारी थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया और अदालत में पेश किया गया। फरीदाबाद के खंडावली गांव में पुलिस ने लाल इको स्पोर्ट्स कार को जब्त कर लिया है। ऐसे में यह गाड़ी दिल्ली ब्लास्ट केस के मुख्य संदिग्ध डॉक्टर उमर उन नबी से जुड़ी बताई जा रही है। ऐसे में पुलिस की जांच जारी है और सुरागों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज के फार्माकोलॉजी विभाग के प्रमुख वीरेंद्र कुशवाहा ने बोला कि दिल्ली कार धमाके के संदिग्ध प्रोफेसर शाहीन का नाम सुनकर हैरानी हुई। उन्होंने बताया कि 13 से 14 साल पहले ही उनका परिचय था, उसके बाद से कोई संपर्क नहीं। इंफाल में बीजेपी नेताओं की बैठक और बीएल संतोष व सांसद संबित पात्रा के दौरे पर बीजेपी नेता सापम रंजन सिंह ने बताया कि दौरे का उद्देश्य राज्य में पार्टी को मजबूत करना, यही बैठक का मुख्य एजेंडा था। उन्होंने बताया कि मणिपुर में सरकार गठन की मांग भी रखी गई। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्य भर में लाडली बहना योजना के 1.26 करोड़ से अधिक लाभार्थियों के खाते में कुल 1,800 से अधिक करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। यह राष्ट्रीय योजना के तहत महिलाओं के सशक्तिकरण और आर्थिक सहायता के उद्देश्य से दी गई। लाभार्थियों को सीधे उनके बैंक खातों में पैसा मिलना शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय में विभिन्न जल परियोजनाओं की प्रगति पर संबंधित विभागों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में परियोजनाओं की समयबद्धता, कार्यों की गुणवत्ता और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि जल परियोजनाओं को शीघ्र व प्रभावी तरीके से पूरा किया जाए। दिल्ली ब्लास्ट केस में एफएसएल और दिल्ली पुलिस की टीम ने लाजपत राय मार्केट के पास विस्फोट स्थल के पास एक शरीर का हिस्सा पाया। इसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। अधिकारियों का कहना है कि जांच जारी है और घटनास्थल से और सुराग मिलने की संभावना बनी हुई है। विधानसभा के उपाध्यक्ष नुमाल नोमिन ने भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा के वॉकथॉन में
भाग लिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जनजातीय संस्कृति को बढ़ावा देना और लोगों में स्वास्थ्य और सामाजिक जागरूकता फैलाना बताया। वेला मल्लल नेक्सस स्कूल ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर को सम्मानित किया। इस अवसर पर हरमनप्रीत कौर ने छात्रों को प्रेरित किया और अपने अनुभव साझा किए। स्कूल प्रशासन ने बताया कि यह सम्मान खेल में उत्कृष्ट योगदान और युवाओं को प्रेरित करने के लिए दिया गया। दिल्ली ब्लास्ट मामले में सीसीटीवी में कार विस्फोट का पूरा क्षण कैद हुआ। सरकार ने लाल किला के पास विस्फोट को आतंकवादी घटना करार दिया। जांच में सामने आया कि विस्फोट से भरी कार चला रहे डॉक्टर उमर नबी ने यह हमला बाबरी मस्जिद विध्वंस की वर्षगांठ 6 दिसंबर के दिन करने की योजना बनाई थी। 2006 की निठारी मास क्लिनिंग्स का एकमात्र दोषी सुरेंद्र कोहली जेल से रिहा कर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें अंतिम मामले में बरी किया और तुरंत रिहाई का आदेश दिया यदि अन्य किसी मामले में आवश्यक न हो। यह निठारी हत्याकांड का 13वां मामला था जिसमें कोहली को बरी किया गया। व्हाइट हाउस ने देश की सबसे लंबी सरकारी बंदी को समाप्त करने के लिए बिल पास किया। 43 दिनों तक चलन वाले इस वित्तीय बंदी के दौरान सरकारी कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला और हवाई यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। अब यह बिल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर के लिए भेजा गया। आरजेडी उम्मीदवार और कार्यकर्ताओं ने ईवीएम रखने वाले स्ट्रांग रूम के बाहर हंगामा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि रात के समय खाली टीन बॉक्स वाला ट्रक परिसर में प्रवेश कर गया। मौके पर जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया गया। मतगणना 14 नवंबर को होगी। कनाडा में दिल्ली विस्फोट पर अमेरिकी विदेश सचिव मार्को रूबियो ने बोला कि यह स्पष्ट रूप से आतंकवादी हमला था जिसमें अत्यधिक विस्फोटक कार विस्फोट हुई और ऐसे में कई लोग मारे गए। उन्होंने भारतीय जांच एजेंसियों की सराहना की और बताया कि उन्होंने बहुत सावधानी से पेशेवर रवैये और मापदंडों के अनुसार मामले की जांच की। वहीं व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलाइन लिविट ने बताया कि यह प्रशासन अब तक सबसे अधिक काम कर चुका है। उन्होंने डेमोक्रेट पार्टी पर आरोप लगाया कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अचानक यह मुद्दा उठाया गया जबकि बाइडेन के समय कोई रुचि नहीं थी। यह केवल राजनीतिक रोटियां सेकने और ध्यान भटकाने का प्रयास है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने दिल्ली लाल किला के पास हुए विस्फोट पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बताया कि शिक्षित होने से उग्रवाद कम नहीं होता बल्कि कुछ खतरनाक बन सकते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि जो वंदे मातरम नहीं गाते हैं वह भारतीय नहीं हो सकते। जनता और सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहने की जरूरत। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बिहार विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बताया कि परिणाम पहले से ही स्पष्ट लग रहे हैं। उनके बीजेपी उम्मीदवार भारी मतों से जीतेंगे। उनका दावा है कि पार्टी की मजबूत स्थिति और जनता के समर्थन से जीत सुनिश्चित। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बताया कि बिहार में जनता बदलाव के लिए मतदान कर रही है। नई उम्र के तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ऐसे में उन्होंने आरोप लगाया कि महागठबंधन को रोकने के लिए बीजेपी जानबूझकर एग्जिट पोल करा रही है। बिहार में जल्द ही बदलाव की उम्मीद। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एलएनजेपी अस्पताल में लाल किला मेट्रो स्टेशन पर हुए कार विस्फोट के पीड़ितों से मुलाकात की। उन्होंने घायल लोगों का हालचाल जाना और उनका हौसला बढ़ाया। पीएम ने चिकित्सा सुविधाओं की समीक्षा की और प्रभावितों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। सुरक्षा और सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। कटक में बलि गणना के दौरान एक झूले में अचानक तकनीकी खराबी के कारण 8 लोग हवा में फंस गए। दमकल विभाग की टीम तुरंत कार्रवाई करते हुए सभी को सुरक्षित बचा लिया गया। किसी के घायल होने की खबर नहीं। इस घटना ने उत्सव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पर चिंता जताई। इम्फाल में पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता एन बीरेन सिंह ने राष्ट्रीय महासचिव संगठन बीएल संतोष और बीजेपी सांसद संबित पात्रा की मणिपुर दौरे पर आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि नेताओं के इस दौरे से राज्य में पार्टी को मजबूत करने और संगठन कार्यों को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री मानिक साहा ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री डीओएनआर ज्योतिरादित्य एम सिंधिया के साथ समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में प्रस्तावित माताबाड़ी टूरिस्ट सर्किट परियोजना पर चर्चा हुई। इस परियोजना का उद्देश्य त्रिपुरा में पर्यटन को बढ़ावा देना और स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने 1500 से अधिक वकीलों को नोटरी के रूप में चयनित होने के प्रमाण पत्र भी वितरित किए। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह कदम वकीलों के पेशेवर विकास और न्यायिक प्रक्रिया को मजबूत करने में मदद करेगा। जिला प्रशासन पहाड़ी, कोरबा और बीरहोर जैसी विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूह यानी पीबीटी
को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए रोजगार के अवसर प्रदान कर रहा है। उनका उद्देश्य उनके आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ाना। प्रशासन के इस कदम से जनजातीय समुदाय को स्थिर आय और बेहतर जीवन स्तर मिलने की उम्मीद। इंडिया गेट और कर्तव्य पथ के आसपास घना जहरीला धुंध छाया हुआ है। सीपीसीबी के अनुसार इस क्षेत्र का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 390 के पार दर्ज किया गया, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। प्रदूषण के बढ़ते स्तर से लोगों को सांस लेने में दिक्कत और आंखों में जलन की समस्या। वहीं 2024 से लापता मासूम का शव तालाब में मिला। बच्चे की हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका। ऐसे में पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा और संदिग्धों से पूछताछ में जुटी। भुवनेश्वर में नुआपाड़ा उपचुनाव पर बीजेपी युवा अध्यक्ष चिन्मय साहू ने बताया कि नुआपाड़ा में विकास नवीन पटनायक ने किया। बीजेपी सरकार बनने के बाद कोई विकास नहीं हुआ, वादे पूरे नहीं किए गए। बीजेपी बड़ी जीत दर्ज करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए और ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर से मतदान होना चाहिए। हमीरपुर के ग्राम इमलिया में खेत के पास 25 वर्षीय युवक का शव मिला। पास से उसकी मोटरसाइकिल पाई गई। शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ऑल इंडिया इनाम ऑर्गेनाइजेशन के मुख्य इमाम डॉक्टर इमाम उमर अहमद इलियासी ने लाल किले कार बम धमाके की निंदा की। उन्होंने बताया कि मासूमों की मौत मानवता का हत्या है और ऐसे में इस्लाम शांति का धर्म। भाजपा राज्य अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने बताया कि भाजपा और मीडिया के दबाव से ही सबरीमाला में सोने की चोरी और लूट का खुलासा हुआ। उन्होंने केंद्र की जांच एजेंसी की भी मांग की। ऐसे में झारखंड मंत्री इरफान अंसारी ने बिहार विधानसभा 2025 के एग्जिट पोल पर बताया कि यह ट्रेंड जनता का मनोबल तोड़ रहा है। उन्होंने भरोसा जताया कि जनता भाजपा को नकार रही है और कांग्रेस जीत हासिल करेगी। नुआपाड़ा विधानसभा उपचुनाव में मतदाताओं ने कई प्रतिशत मतदान किया। अतिरिक्त सीईओ शांत कुमार मिश्रा ने बताया कि मतदान शांतिपूर्ण रहा। सुरक्षा व्यवस्था पूरी थी और सभी ईवीएम स्ट्रांग रूप में सुरक्षित रखे गए। गणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी। वहीं कांग्रेस राज्य अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि 42 को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पहले चरण में फॉर्म और नाम संग्रह किया जाएगा। नवंबर के अंतिम सप्ताह में बड़ी रैली होगी और सक्रिय 42 को ही बनाए रखा जाएगा। राज्य मंत्री नित्यानंद गोंडा ने बताया कि मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने सुरभि 2025 का उद्घाटन किया। 30 जिलों से 2600 से अधिक छात्र, शिक्षक और 1000 से अधिक अधिकारी इसमें शामिल हुए। कार्यक्रम प्रतिभा विकास पर केंद्रित। कांग्रेस के राज्य अध्यक्ष भक्त चरण दास ने बताया कि बिहार एग्जिट पोल दबाव में कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि महागठबंधन मुस्लिम, अनुसूचित जाति और यादव वोटों में जीत हासिल करेगा और कांग्रेस सरकार बना सकती है। आरजेडी नेता शक्ति सिंह यादव ने बिहार के एग्जिट पोल पर बताया कि यह सटीक नहीं। उन्होंने बोला कि बिहार बदल रहा है, जाति और धर्म की दीवारें टूट रही हैं और तेजस्वी यादव 18 नवंबर को शपथ लेंगे। पंडावली गांव में पुलिस ने क्षेत्र को सील कर दिया। यहां लाल इको स्पोर्ट कार बरामद हुई, जिससे दिल्ली धमाके के मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर उन नबी से संबंधित होने का संदेह। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने बताया कि विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी भ्रम फैलाना चाहते हैं। मृतकों और डुप्लीकेट नामों की समस्या चुनाव आयोग द्वारा सुधारनी है। बीजेपी एक भी अवैध मतदाता नहीं दिखा सकी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता और भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि भाजपा के 42,000 बीएलओज काम कर रहे हैं। उन्होंने 13,25,000 डबल या ट्रिपल एंट्री वाले मतदाताओं की रिपोर्ट दस्तावेजों के साथ चुनाव कार्यालय में जमा की। कांग्रेस नेता मीम अफजल ने बिहार विधानसभा 2025 के एग्जिट पोल पर बताया कि कोई भी उन्हें भरोसेमंद नहीं मानता। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिहार में भाजपा और नीतीश कुमार की स्थिति अच्छी नहीं। एसीपी सोमनाथ पारूथी ने बताया कि हालिया घटना के बाद पुलिस कार डीलर से मिलकर वाहन पंजीकरण नियमों और मालिक की पहचान की जा रही है। संदिग्ध ग्राहकों की सूचना पुलिस को देने के निर्देश दिए गए हैं। ऑल इंडिया कार डीलर्स एसोसिएशन दिल्ली के अध्यक्ष लोकेश मुंजाल ने बताया कि सभी कार डीलर्स को बिना दस्तावेजों की जांच किए वाहन नहीं बेचना चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री से जल्द दोषियों को सजा देने की भी अपील की। एसपी यांगचेन डोलकर भूटिया ने बताया कि अल फलाह कॉलेज फरीदाबाद से जुड़ा मामला मीडिया के जरिए सामने आया। जांच जारी है और कॉलेज के विश्वविद्यालय होने की पुष्टि तथा मऊ से संबंध की जांच की जा रही है। भाजपा नेता अग्निमित्रा पॉल ने बताया कि वास्तविक और भारतीय नागरिक मतदाता सूची से नहीं हटेंगे। उन्होंने बोला कि जो व्यक्ति भारत के निवासी नहीं है और बाहर से आए हैं, उन्हें मतदाता सूची में रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
वहीं इस्लाम मोटर्स के मालिक विनोद सोलंकी ने बताया कि पुलिस ने सभी दस्तावेजों, पहचान प्रमाण पत्रों और बिक्री नोट्स की जांच की। हाल ही में बेची गई 2 से 3 कारों के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध हैं और प्रक्रिया का पालन किया गया। जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने बताया कि महागठबंधन और उसके सहयोगियों की हार निश्चित। उन्होंने बताया कि तेजस्वी यादव राघोपुर सीट से हार रहे हैं और मतदाताओं ने बिहार में किए गए कामों पर भरोसा किया। दिवंगत सीआरपीएफ हवलदार महेंद्र लश्कर की पत्नी मौसमी लश्कर ने बताया कि सीआरपीएफ डीजी जीपी सिंह ने उन्हें जीवन भर सुरक्षा और सभी सुविधाएं देने का आश्वासन दिया। इसके अलावा उन्होंने नौकरी का भी प्रबंधन करने की बात कही। क्राइम ब्रांच की टीम ने आज हाजी मद्रासिम से पूछताछ की, जिनके घर से कथित रूप से डॉक्टर मुजम्मिल ठहरे थे। डॉक्टर मुजम्मिल फरीदाबाद स्थित अल फलाह विश्वविद्यालय में कार्यरत थे। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड सांगमा ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में भारत पर्व कार्यक्रम के दौरान बताया कि विभिन्न राज्यों के पर्यटन विभाग और अधिकारियों द्वारा आयोजित कार्यक्रम देश के लिए सकारात्मक संदेश भेज रहे हैं। यह महत्वपूर्ण स्थान और आयोजन है। जांच एजेंसियों की टीम अल फलाह विश्वविद्यालय पहुंची ताकि फरीदाबाद आतंक मॉड्यूल मामले की छानबीन की जा सके। एजेंसियां विश्वविद्यालय और संबंधित लोगों से सबूत जुटाने और मामले की गहन जांच में लगी। दिल्ली धमाके में शामिल आतंकियों के खुलासे के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई। मंदिर और गंगा आरती क्षेत्र में हर शाम ड्रोन और सीसीटीवी निगरानी की जा रही है ताकि किसी अप्रिय घटना को रोका जा सके।